गाइस आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट.जेएस की ऐप डायरेक्टरी को, देखेंगे इसके कौन-कौन से फीचर्स हैं, लाइक आपका लेआउट हो गया, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट साइड कंपोनेंट एंड आपका खुद का कस्टम 404 पेज कैसे क्रिएट करते हो अपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर। एंड मैं बताऊंगा आपको कि सस्पेंस, लेजी, इंपोर्ट एंड डायनामिक कैसे वर्क करते हैं और कितना काम आसान करते हैं आपका। तो चलते हैं, सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करते हैं। ऐप क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको कमांड पेस्ट करना है, npx create next app @latest। मेक श्योर करें कि आपके पास नोड.जेएस का 20 वर्जन हो, जो फिलहाल में मैं करंट वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक। सिंपल इस कमांड को पेस्ट करते हैं। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। देन इसको एंड डॉट लगाना है। डॉट से क्या होगा कि जो आपका जो फोल्डर होगा, ये जो प्रोजेक्ट होगा वो उसी के अंदर हो जाएगा, मतलब आपको एक फोल्डर क्रिएट नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। ओके, अब मेरे से पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। सो गाइस एक काम करते हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, तो हम यस कर लेते हैं। एंड उसी के साथ पूछ रहा है ESLint के बारे में, टेलविंड CSS, SRC फोल्डर, ऐप राउटर एंड इंपोर्ट एलियास। एंड गाइस एक मेक श्योर करें कि अगर आपने देखो SRC फोल्डर इंस्टॉल किया है, मैं आपको यहीं से बताना चालू करता हूँ कि SRC फोल्डर और ऐप डायरेक्टरी में अंतर क्या है। मतलब SRC में और को मैंने नो किया है, बट इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो SRC में क्या होता है, अगर मान लो आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, तो अभी मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रूट में ही मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है कि मैं कंपोनेंट को डिफाइन करूंगा। बट जब आप SRC यूज करते हो, तो एसआरसी में क्या आती है, कंपेटिबिलिटी मिल जाती है कि आप कंपोनेंट्स, पेजेस, जो भी आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं जो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड है, वो क्या करो एसआरसी के अंदर बनाओगे। बट यहाँ पर क्या है, मेरे जितने भी फोल्डर्स होंगे, जितने प्रोवाइडर्स होंगे, वो सारे मेरे रूट के अंदर होंगे। तो ये फर्क होता है एसआरसी के अंदर एंड आपका सिंपल ऐप राउट के अंदर। ठीक है, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं ऐप को। अगर आप चाहो तो एसआरसी को यूज कर सकते हो, वही काम करेगा। एंड इसी का देखो टाइपस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है ESLint। ESLint क्या काम करेगा, देखो अगर आपका कोई रिएक्ट से एरर आता है, मान लो आपने कोई हुक इस्तेमाल किया, यूज इफेक्ट, अब मान लो आपने कुछ गलतियां कर दी उसमें, अगर आपको कोई वार्निंग चाहिए उसी टाइम पे, तो उस काम को ESLint आसानी से करता है। अगर आपको कोई कंपाइल में लाइक बिल्ड करोगे तो कोई एरर आए, उससे पहले आपको ESLint बता देगा भाई आपका एरर यहाँ पे आने वाला है, वार्निंग है, इसको क्या करो एक बार फिक्स कर लो। ठीक है, तो ये काम आपका ESLint करेगा। ऐप राउटर एंड इंपोर्ट एलियास। ठीक है, तो एलियास क्या करेगा, जो हमारा राउटिंग है उसको परफॉर्म करेगा, भाई इसको ना इस तरीके से करो जिस तरीके मैं चाहता हूँ। तो ये है। ठीक है, तो हमारा डिपेंडेंस इंस्टॉल हो रही है, तब तक मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। ऐप के अंदर आओगे तो आपको 4 फाइल मिल रही है जो आपकी प्राइमरी मिलती है। तो पहली फाइल का नाम है फेब आइकन, जो आपका काम कर रही है वेबसाइट के आइकन को दिखाने का। ठीक है, इसका फाइल एक्सटेंशन है ICU, जो फेब आइकन का होता है। बात करते हैं ग्लोबल सीएस की, तो ग्लोबल सीएस क्या एक पूरी लेयर है जो आपके प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है। ठीक है, एंड मैं बता दूं आपको नेक्स्ट के अंदर 4 तरह की सीएस देखने को मिलेगी। पहली सीएस है ग्लोबल सीएस, जो आपको क्या कर रही है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली एक्सेस हो रही है। एक होती है मॉड्यूल सीएस, जो आप बनाते हो प्रोजेक्ट के हिसाब से, लाइक मेरे को इस फाइल के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए उसको बनाते हो। एक होती है इंटरनल सीएसएस, जो आप क्या करते हो, स्टाइल टैग का यूज करते हो एंड उसको यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इनलाइन सीरीज, जो आप टैग के ऊपर लगाते हो, लाइक H1 के ऊपर लिखा, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी पूरी वेबसाइट आपने इनलाइन सीरीज से, मतलब इनलाइन से बना दी, वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यान डेव करना सिंपल था। अच्छा, मैंने यान डेव कहाँ से देखा, मैं बता दूंगा आपको। पैकेट डॉट जेसन के अंदर आना है, आपको यहाँ दिख जाएगा नेक्स्ट कमांड दिख जाएंगी, नेक्स्ट डेव, नेक्स्ट बिल्ड, नेक्स्ट स्टार्ट एंड नेक्स्ट लेट। ठीक, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो स्टार्ट होने देते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीएसएस के बारे में सबसे पहले। देन अभी देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल, इस ग्रेड। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, पेज डॉट जेएसएस में जो भी हमें डेटा दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है पेज डॉट टीएक्सएस का। मैं इसको रिमूव करता हूँ सारे को, एंड देता हूँ RAFC, क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ H1, मैंने लाइक में लिख दिया हेलो कृष्णा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मुझे पता है कि ये डेटा रिमूव होकर मुझे हेलो कृष्णा दिख जाएगा। देखो अभी सबसे पहले ब्लैक आ रहा है। अभी ब्लैक क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने क्या ग्लोबल सीएस में इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है, तो इनको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमें नहीं चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज। एंड या इट्स वर्किंग। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको ग्लोबल सीएस के बारे में। तो ग्लोबल सीएस में बताया मैंने, प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, लाइक मैंने लिख दिया कुछ भी, लाइक लिख दिया क्या, हेडिंग। ठीक है, इसमें कलर क्या है, मैं सिंपल रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिया मैंने। अगर अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने हेडिंग क्लास कहीं अप्लाई नहीं की। अगर मैं पेज डॉट टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं हेडिंग अप्लाई कर सकता हूँ, क्या, क्लास नेम, सिंपल सा क्लास नेम। एक क्लास नेम लिखूंगा तो यहाँ देखो ना, मेरा जो हेलोकेशन है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस रेड हो चुका है। अगर मैं थोड़ा इसको और करूँ, अब मान लो कि मुझे यूज करना है क्या, मॉड्यूल से इसका, तो मैं क्या करूंगा, ऐप के अंदर ही आऊंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा किस नाम से, स्टाइल नाम से। ओके, इसके अंदर नहीं करना,
तो अगर इसके अंदर करोगे तो वो क्या चला जाएगा आपका राउटिंग के अंदर। तो आपको करना है बाहर क्रिएट करना है, किस नाम से, स्टाइल्स नाम से। देन क्रिएट करना है कोई भी स्टाइल, मैं लिखता हूँ क्या, टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब आपको मान लो हेडिंग लिखना था, हेडिंग लिखा आपने, एंड जो भी था आपका लाइक ये था मेरा क्या, कलर, इसको मैं कमेंट कर दूंगा जिससे ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ग्लोबल सीएस में हमारा कमेंट है, जो काम कर रहे हैं हम टेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिया हमने। अब क्या करना है, पेज डॉट टेस्ट के अंदर आना है, आपको इंपोर्ट करना है इसको। कैसे करोगे, तो इंपोर्ट करने के लिए आप लिखना है टेस्ट सी एस एस, जो भी आप लिखना चाहो इसको इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कहाँ से लेना है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल्स के अंदर, इसके अंदर टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। एंड अब यूज करना है किसको, ऐसे क्लास नेम डायनेमिक तरीके से टेस्ट डॉट सी एस एस डॉट हेडिंग। अगर सेशन नहीं दिखा रहा कोई दिक्कत नहीं, बट आपका एक काम करेगा। ठीक है, अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो काम कर गया, देखो विदाउट रिफ्रेश ही काम कर गया। ओके, तो ये था आपका मॉड्यूल सीएसएस। ठीक है, अब मैं बता रहा था आपको क्या, इंटरनल चीज है। तो इंटरनल चीज कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको यूज करना है क्या, स्टाइल टैग का। स्टाइल टैग का यूज करोगे, इसके बाद आपको लिखना है, अगर मान लो आप अभी तो रुको, इसको मत करो, काम करो, इसके अंदर यूज करना है। तो सिंपल क्या करोगे, एक करोगे क्या, करली ब्रेसेस ऑन करोगे, देन टेम्पलेट लिटरल्स, बिकॉज आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट पॉसिबल है आपका ओनली टेम्पलेट लिटरल्स से। ठीक है, आपको जो क्लास डिफाइन की थी कहाँ पे, टेस्ट डॉट मॉड्यूल में, उसको क्या करो, कॉपी कर लो यहाँ से, बिल्कुल सेम। एंड उस क्लास को यहाँ पर पेस्ट करोगे एज एज टी सी एस को, इसके बीच में मिड ऑफ दैट। देन अब इसको करते हो एंड यहाँ करते हो हेडिंग को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसको सिंपल कर लो बहुत इजी तरीके से। क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, एंड अब देखोगे तो ये वही काम करेगा जो अपना ग्लोबल मॉड्यूल एंड इंटरनल। अब ये इंटरनल हो गया, इंटरनल क्या काम कर रहा है, आपका सिंपल काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप डिफाइन सीधे करते हो, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर हमारा प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो आप इस तरीके डिफाइन नहीं करोगे, ये कहाँ पर है आपका शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आप चाहते हो कि इस चीज को मैं थोड़ा और फैलाऊं, मतलब कि कहीं पर भी यूज हो जाए, तो आप क्या करते हो, इसको ग्लोबल बना सकते हो। तो ग्लोबल के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी ग्लोबल, तो एक काम कर जाएगा। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, लाइक अगर इस हेडिंग को अगर स्टाइल यूज करना है, तो स्टाइल टैग यहाँ यूज करते हो। स्टाइल जो क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसमें आप दोगे कलर, जो क्या होगा रेड। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग में देना है, ना कि आपको सिंपल उसमें देना है, बिकॉज वो क्या करेगा, उसको वेरिएबल क्रिएट करेगा। तो वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे पास, वेरिएबल ट्रीट करना चाहिए ना उसको, तो है ही नहीं हमारे पास। तो ठीक है, तो आई होप आपको सीएसएस कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं। चारों तरीके बताए मैंने आपको, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेआउट के बारे में। अब मैं लेआउट के बारे में आऊंगा, तो लेआउट क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जैसे कि आपका मेटा इन्फॉर्मेशन, आपके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेटा होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और भी जितने कीवर्ड्स होते हैं, कंटेंट होता है, वो सारा आप लेआउट के थ्रू जनरेट करते हो। अब यहाँ पर जो लेआउट है ना, ये वाला लेआउट जो आपका ऐप डायरेक्ट के अंदर मिलता है, ये मिलता है आपको ग्लोबल के लिए। मैंने बताया ग्लोबल कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर डिफाइन करते हो एक नैप बार, एक फुटर डिफाइन कर दिया आपने, मान चिल्ड्रन के ऊपर नैप बार एंड चिल्ड्रन के नीचे क्या डिफाइन कर दिया फुटर। यहाँ देखोगे तो ऑटोमेटिक मेरे को हेलो कृष्णा आ गया और नीचे फुटर आ गया। ठीक है, अगर मैं कोई पेज क्रिएट करता हूँ, तो पेज क्रिएट करने के लिए आप सिंपल क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जो राउटिंग होती है वो होती है आपकी फोल्डर बेस्ड राउटिंग, जैसे कि आपने बनाया अबाउट नाम से, तो आपका जो राउट बना है वो अबाउट नाम से, बट इसके अंदर जो आपको कंटेंट शो करना है वो करना है आपको पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ अभी, आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, सिंपल। अगर इसका डिफाइन करता हूँ कोई भी अबाउट पेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अबाउट को हिट करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल राउट में आना है, स्लैश अबाउट पे जाना है, एंड यहाँ देखोगे तो स्लैश अबाउट के आने के बाद आप यहाँ पे देखो तो अबाउट पेज आ चुका है, एंड ऊपर नैप बार एंड फुटर आ चुका है। अभी यहाँ पर आपका जो लेआउट था वो क्या था, ग्लोबल। ये ग्लोबल वर्क कर रहा है कि यहाँ पर आप जो डिफाइन कर दोगे वो सबके लिए, यानी कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन के लिए। बट जो पेज डॉट टेक्स्ट है ना, ये आपका काम कर रही है स्लैश डॉट, यानी कि जो डेटा इसमें है ना वो ओनली कब दिख रहा है, जब स्लैश पर हिट कर रहे हो। बट लेआउट क्या कर रहा है कि आप पूरी के पूरी एप्लीकेशन को इससे बाइंड कर रहे हो, यानी कि डेटा जितना भी आ रहा है वो चिल्ड्रन के थ्रू जा रहा है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस मेटा डेटा की। तो मेटा डेटा क्या है, देखो यहाँ लिखा हो क्रिएट नेक्स्ट ऐप, एंड यहाँ लिखा हो जनरेट बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ओके, तो इसको चेंज करते हैं, तो लिखते हैं क्या, क्रिएट बाय कृष्णा
एंड क्रिएटेड बाय कोड विद कृष्ण। ठीक है, ऐसा मैं रैंडम लिख दिया कुछ भी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, अब मेरा जो कंटेंट है एक बार रिफ्रेश हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बाय कृष्णा। बट अभी इसको देखो, कंट्रोल यू करो इसको। अगर कंट्रोल यू करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्या, क्रिएटेड बाय कृष्णा, क्या टाइटल में, एंड डिस्क्रिप्शन यानी कि मेटा में क्या लिखा हुआ है, जनरेट बाय कोड विद कृष्णा। अच्छा, आप ये पूछोगे यार इनका काम क्या है, तो इनका काम होता है जब एसईओ में काम करते हैं। अभी आपको कोई काम नहीं दिखेगा इनका, जब तक आप कोई वेबसाइट नहीं बनाओगे, लाइक ब्लॉग एप्लीकेशन कुछ भी नहीं बनाओगे, तब तक इनका काम नहीं दिखेगा। ये बहुत काम आते हैं जब आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करना हो तो। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, ऐसी एक फंक्शन है जिसका नाम है जनरेट मेटा डेटा, जो क्या करता है, जनरेट करता है डायनामिक डेटा को। जैसे कि आपको टाइटल मान लो स्लग से आ रहा है, तो स्लग को क्या करेगा, वो टाइटल ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। बट यहाँ तो कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप फेच कर पाओगे, तो वो क्या करता है कि परम से या फिर जो भी आप कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हो उसके थ्रू क्या करेगा, वो आपके डेटा को मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो रूट लेआउट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूट लेआउट ही बनाना है, आप चाहो तो उसको किसी भी तरीके का बना सकते हो। मतलब कि नाम नहीं है कि मैंने बताया कि फाइल किसी और नाम से बनी हुई है, बट जो कंपोनेंट नाम लिखा हुआ है वो अलग है। तो चाहे रूट लेआउट बनाओ या अपने नाम से बनाओ कृष्णा लेआउट, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बनाता हूँ क्या, कृष्णा लेआउट, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, रत्ती भर का भी, आउट नहीं, इट्स लेआउट। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, देखो बिल्कुल एप्लीकेशन स्मूथ चलेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको गलत डिफाइन करना है, बट आपको क्या करना है, थोड़ा प्रोफेशन फॉलो करना है, एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। जैसे कि लाइक आपने लिखा कंपाउंड यूजर नाम से और बना रहे हो किसी और नाम से, लाइक ब्लॉग नाम से बना रहे हो, तो ये मतलब कोई कन्वीनियंट नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, अगर यूजर नाम से बना रहे हो तो कन्वीनियंट करें कि आप यूजर नाम से ही बनाए। ठीक है, ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग रिलेटेड बनाओ, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत पेजेस के बारे में। आई होप आपको लेआउट समझ में आया होगा, लेआउट कैसे वर्क कर रहा है। तो लेआउट कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आप एक तरीके और समझ सकते हो कि जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट करते हो आप, जैसे कि आप होता है सिंपल एचटीएमएल, जिसमें बॉडी को क्या किया, पेज में कन्वर्ट कर दिया, एंड जो आपका हेड स्क्रिप्ट जो भी था वो आपको लेआउट के अंदर दे दिया है। अब क्या कर रहे हो, आप लेआउट के अंदर बॉडी को मर्ज कर रहे हो, एज ए चिल्ड्रन ले रहे हो उसको और यहाँ डाल दे रहे हो। बस इतना काम कर रहे हो, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पेज के अंदर। अब पेज के बारे में बात करी जाए तो जब नेक्स्ट ईयर 13 आपको इंट्रोड्यूस होता है, उसने बोल दिया कि भाई आपको जो पेजेस मिलेंगे, यानी कि आपके नेक्स्ट ईयर के अंदर जितने भी पेजेस होंगे ना, वो होंगे आपके सर्वर साइड कंपोनेंट। सर्वर साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, पहले तो ये बताओ मेरे को। तो सर्वर साइड कंपोनेंट्स को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। रेंडरिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी पेज पर रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको रिक्वेस्ट में मिलता है आपको एचटीएमएल, ना तो मिलेगा आपको कोई जेसन, ना आपको उसमें दिखेगा कोई भी आपको एपीआई रिक्वेस्ट हुई, तो वहां क्या मिलता है, आपको प्योर एचटीएमएल मिलता है। जब आप उस पेज को लोड होकर तो देखोगे, तो वहां पर आपको ना तो कोई लोडिंग मिलेगा, वहां पर आपको प्लेन एचटीएमएल में डेटा सर्व होकर मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पीएचपी। तो पीएचपी कोई वेबसाइट लेते हैं, जैसे कि पीएचपी वेबसाइट लेते हैं कुछ सर्कल रिजल्ट, तो ये क्या पूरा आपका फेमस पीएचपी का वेबसाइट है, इसके अंदर आते हैं। देखो इंस्पेक्ट करो इसको, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें आते हो नेटवर्क में, एंड अगर इसको हिट करते हो, देखो इसको हिट करना, इसके बाद आपको सबसे पहले दिख जाएगा, सबसे फर्स्ट जो पेज होता है, ये पेज होता है डॉक्यूमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हिट करोगे तो यहाँ देखना जो भी आपको डेटा मिल रहा है ना, वो आपको प्योर एचटीएमएल मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी एपीआई कॉल नहीं की है इन्होंने। अगर की होगी तो क्या मिल रहा है, वो एपीआई आपको कन्वर्ट होकर मिल रही है किसमें, आपको एचटीएमएल के अंदर। ये हम पढ़ेंगे अब आने वाले वीडियोस में कि ऐसा क्या होता है, एसएसजी क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा एनालॉजी बताया मैंने आपको कि ऐसे भी होता है कुछ। ठीक है, अब बात आती है कि इस सर्वर साइड कंपोनेंट को कैसे पता, मतलब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सर्वर साइड कंपोनेंट है, कुछ बताओ एग्जाम। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट को अगर क्लाइंट साइड पे एक्सेस करना होता है, तो क्या करते हैं, कंफर्म, अलर्ट, इनका यूज कर सकते हैं कहाँ पर, अपने उस पर। और एक और है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपका ओनली क्लाइंट साइड पर वर्क करता है, जिसको कहते हैं हम डॉम एपीआई। ठीक है, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लिखा मैंने लॉग, लॉग लिखा तो मैंने क्या लिखा, हाय कृष्णा, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो ये एक पेज था, मेरा कंपाइल किस पर हो रहा है, ब्राउजर पे है। तो बेसिकली जो कंसोल लॉग लिखा ये भी मुझे ब्राउजर पे शो होना चाहिए, क्योंकि पार्ट किसका है, ये ब्राउजर का पार्ट है। बट अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर अपने इंस्पेक्ट टूल में, वहां देखना इसको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने इंस्पेक्ट किया इसको, कंसोल पे आते हैं, यहाँ से वो रिफ्रेश कर लो,
एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, चाहे हमारा कंसोल आया है नहीं आया। फिर अभी चेक करो तो ये कंसोल किसी भी तरीके का नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर ये आया स्लो नेटवर्क डिटेक्टेड। तो इसको एक काम करो, यहाँ से नो थ्रॉटलिंग कर सकते हैं, ये नो थ्रॉटलिंग कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल चेक करोगे तो यहाँ देखो आपको मिलेगा कि आपने इस पेज को हिट नहीं किया है, इस भी पेज को हिट तो किया बट आ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके गाइस, हम गलत पेज को हिट कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, स्लैश पे ही हिट करना है। तो स्लैश पे हिट करते हैं, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ देखोगे तो आपको मिलता है हाई कृष्णा। यहाँ से मालूम पड़ता है कि अगर आप इसको एक्सेस कर रहे हो, लाइक कोई कंसोल लगाओगे, तो कंसोल कहाँ जा रहा है आपका, डायरेक्ट टर्मिनल के ऊपर। अगर मैं इसके ये यूज करता हूँ क्या, अलर्ट का, अलर्ट का, ठीक है, अलर्ट कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली आपको एक प्रॉम्प्ट देता है कि भाई इसको यूज करो। बट देखोगे तो यहाँ पे हमें मिलता है एक एरर। क्या देखो कितने सारे एरर मिल गए, बट आपको दिखा दिया भाई एरर इसमें है, तो आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हो। बट इस एरर का मतलब क्या है भाई, हमें जब अलर्ट यूज करना है तो अलर्ट कहाँ यूज कर सकते हैं, हम ब्राउजर पर यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट साइड भी यूज कर रहे हैं। बट आप इसको अलर्ट को यूज क्यों नहीं करने दे रहे, वो बोल रहा है कि भाई ये क्या आपका एक सर्वर साइड कंपोनेंट है, आप इसमें अलर्ट यूज नहीं कर सकते। तो भाई मेरे को तो अलर्ट यूज करना है, तो मैं क्या करूँ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली मार्क करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड करूँ, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट साइड के एपीआई को फेच कर पाऊँ। लाइक आपको डोम एपीआई यूज करना है, अभी आप डोम एपीआई भी यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें है ही नहीं। सर्वर पे डोम का कोई मतलब ही नहीं होता, उसमें कोई अलर्ट का मतलब ही नहीं है, कंफर्म का मतलब नहीं है, प्रॉम्प्ट का मतलब नहीं है, तो इसको कैसे एक्सेस कर लोगे आप। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली मार्क करना पड़ेगा कि भाई मेरे को दो क्या, नेक्स्ट.जेएस को, इस कंपोनेंट को जो भी बता रहा हूं मैं, इस पेज को मेरे को बनाओ क्या, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। कैसे करते हैं, इस पे आना है सिंपल सा, और आपको क्या करना है, इस पे यूज क्लाइंट करना है, यूज क्लाइंट। यहाँ पे हिट करते हो आप, देन अब चेक करते हो, एक बार रिफ्रेश होने दो इसको। रिफ्रेश होने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको अलर्ट अच्छी तरीके से शो होगा, एज अ प्रॉम्प्ट बहुत अच्छी तरीके कर लियो भाई, मैं अलर्ट आ चुका हूँ। देन अब देखो तो हाई कृष्ण आ चुका है, विच इज गुड, टोटली फाइन। ठीक है, दो बार आ रहा है क्योंकि डेवलपमेंट में इतना चलता है। ठीक है, तो अगर अब मैं को बताऊं, देखो अगर आप इसको यूज नहीं करते, इसको यूज नहीं करते, एंड अब आप यूज करते किसका, हुक्स का। हुक्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट आपको मिलते हैं जो आपको काम को आसान करते हैं। हुक्स होते हैं लाइक यूज स्टेट, जो आपको स्टेट के लिए काम आएगा, स्टेट मैनेज के लिए। यूज रैप, जो आपको अनकंट्रोल फॉर्म के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, तो एक हुक बनाते हैं किसके लिए, स्टेट के लिए, स्टेट, दैट स्टेट विच इज यूज स्टेट, यूज स्टेट। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास जीरो है, ठीक है, अगर देखो मैं इसको डिफाइन कर दूं ना, इसको डिफाइन भी कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, तो इतना सारा एरर दे देगा ये देखो इतना सारा एरर, पढ़ लो भाई। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, सिंपल सा बोलता है कि भाई आपने इसको इंपोर्ट तो कर लिया यूज स्टेट को, बट आपको ये भी बताना चाहिए कि यूज स्टेट जो है आपको क्लाइंट साइड वर्क करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मार्कर है इसको ऊपर अनकमेंट कर देते हैं। अब इसको अनकमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टेट मिल जाता है इसी तरीके से। बट एक कंपाइल होने में बहुत टाइम लेता है, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं अगर लेता है तो। बट यहाँ देखो तो स्टेट्स में आपको एरर नहीं आ रहा, और एक काम खत्म हुआ। तो अभी बस आपको मालूम पड़ा कि क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में कौन कौन से एरर आपको मिल जाएंगे जो एरर थे। अभी तक तो यही एरर आते हैं, अगर कोई और एरर आता है तो आप कमेंट बताओ, उस एरर को भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको मैं एक एरर और दिखाऊंगा बहुत अच्छा, तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे इसका कंपोनेंट का। तो हम बनाएंगे कंपोनेंट डायरेक्टरी, कंपोनेंट, कंपोनेंट बनाते हैं। इसके अंदर मैंने बनाया किस नाम से, लाइक मैंने बनाया किस नाम, टेबल नाम से, डॉट टी एस एक्स, आर ए एफ सी, गेट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड, लाइक लिख दिया आपने। एक टेबल बनाया, टेबल, इसके अंदर टी एच, टी आर, टी एच इंटू थ्री, आई डी, नेम, और ईमेल। ऐसा कुछ था आपके पास। एक टी आर और बनाते हैं, इसके लिए टी डी के लिए लाइक वन, कृष्णा एट द रेट मेल डॉट कॉम, ये बनाया आपने। अगर इस टेबल कंपोनेंट को एक्स अपना इंपोर्ट करते हो कहाँ पर, यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल जैसे आप करते हो रिएक्ट के अंदर, बिल्कुल सिम करना है आपको, क्या लिखना है, टेबल। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये टेबल कंपोनेंट मेरे को यहाँ मिल जाएगा।
ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका होगा, तो नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। भाई इंपोर्ट हो जाओ प्लीज। ये इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ देखोगे ना, हमें एक एरर मिलता है। ये एरर क्या मिलता है देखो, तो एक बार कंपाइल हो जाए अच्छी तरीके से। देन अभी एरर नहीं मिला, बट देखो एरर आ चुका है। एरर कितने आए, 3 एरर आए। तीनों एरर पढ़ते हैं ढंग से। तो बोलता है भाई हाइड्रेशन का एरर है, हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज द इनिशियल यूआई डज नॉट मैच व्हाट वी रेंडर ऑन सर्वर। जो आप कर रहे हो ना वो हमें मिल नहीं रहा, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, सेकंड आते हैं, इसमें भी सेम एरर, और थर्ड आओगे तब भी ये बोलता है देयर एरर, हाइड्रेशन एरर बिकॉज द एरर हैपेंड आउटसाइड अ सस्पेंस बाउंड्री। ठीक है, इस सस्पेंस को भी ध्यान रखना है। सस्पेंस क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, द एंटायर रूल। सबसे पहले समझते हैं सस्पेंस का मतलब क्या है। तो एक काम करते हैं, में हम यूज करते हैं क्या, सस्पेंस कंपोनेंट का। सस्पेंस का एक कंपोनेंट है, ना कि कोई फंक्शन है। तो इंपोर्ट करते हैं किससे, रिएक्ट से। ठीक है, तो यहाँ करना है आपको सस्पेंस। इसको एज अ कंपोनेंट ट्रीट करना, ना कि कोई फंक्शन। ठीक है, इसको लिखना है सिंपल सा। एंड ओके, कॉपी नहीं किया, हो जाओ। एंड अगर यहाँ डाल दे तो इसको, इसको नीचे, इसको डालने के बाद यहाँ पर आना है। अब इसके अंदर ना एक प्रॉप पा सकते हो, मतलब एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, किसका नाम है फॉल बैक। कि मतलब सस्पेंस में क्या बोलता है कि भाई, सस्पेंस का मतलब कि लाइक आपका कोई डेटा है जो फैच होके आ रहा है। मान लो कि डेटा आपने एपीआई लगाई, वो डेटा फैच होके आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि वो यूआई पे सेम टाइम पे रेंडर ना हो, मतलब कि यूआई लोड हो गई बट वो डेटा रेंडर ना हो। ऐसा हो सकता है, कभी कभी होता है। लाइक आपका डेटा, आपकी यूआई तो लोड हो जाती है बट कभी कभी डेटा रेंडर नहीं होता। तो उस केस में आप सस्पेंस लगा दो, मतलब कि सस्पेंस क्रिएट कर दो कि भाई अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फॉल बैक जो है इसको मैं अब तक अपने ऑन रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक कंपोनेंट देते हैं हम बेसिकली। तो कंपोनेंट क्या देते हैं हम, डेव लोडिंग ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत नहीं, बट इतना चलता है। अब सही होगी। तो आपको दिखेगा नहीं इसका कुछ वक्त, दिखेगा नहीं बिकॉज नेक्स्ट जे इतना फास्ट है कि आप इसको शायद ही देख पाओगे अभी तो। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर बिट टाइम के लिए कभी कभी लोडिंग दिखता है बट अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सस्पेंस का काम तो मैं आपको बता रहा हूँ, सस्पेंस का काम क्या है। ठीक है, सस्पेंस का काम तो कर लिया है। सस्पेंस के अंदर जो कंपोनेंट देते हो ना, वो कंपोनेंट आप कभी इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करते। यानी जो आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट टेबल फ्रॉम एट द रेट कंपोनेंट्स डॉट टेबल, ये किसी भी तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, एक सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या है, बहुत प्यारा सिंटेक्स है, कॉन्स्ट दैट, एंड यूज करना पड़ेगा किसका, लेजी का। लेजी का, लेजी किससे आएगा, रिएक्ट से। ये क्या फंक्शन है जिसको कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों, क्योंकि अपने एज अ पैरामीटर जो आर्गुमेंट लेता है, ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है आपका, एक फंक्शन ले रहा है। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक एरो फंक्शन है जो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। किसको इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा कहाँ से, इंपोर्ट कर रहा है आपका एट द रेट कंपोनेंट्स डैश टेबल नाम से। तो यहाँ से इंपोर्ट करेगा इस टेबल को और डाल देगा, ठीक है, इसके अंदर टेबल के अंदर। अगर अब देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ा, अभी देखोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, बट देखना एक बिट टाइम के लिए ना लोडिंग दिखता है, कभी दिखता है बिट टाइम के लिए। और ठीक है, कोई नहीं, बट आप खुद फैच करोगे तो आपको मिल जाएगा कभी कभी। बट मैं आपको बता रहा हूँ सस्पेंस का और लेजी का मतलब क्या है। लेजी दोनों कॉम्बिनेशन है, सस्पेंस और लेजी। लेजी क्या, थोड़ा टाइम लगा, मैं बताता कि भाई अगर टाइम होता है तो मैं ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये होता है इसका। अब मैं आपको बता रहा था इस एरर को सॉल्व करने का। तो ये एरर क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन का एरर है। मुझे पता है एरर क्यों कैसे सॉल्व होगा, मुझे पता है कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा कि अगर मैं इस टी एच को, जो केवल टी एच है, इसके अंदर डाल दूं। अब मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक का। तो देखना डायनेमिक कितना काम करता है मेरे लिए। तो यहाँ लेजी की जगह क्या करना है आपको, डायनेमिक लिखना है। ठीक है, एक इसका फीचर है आपका नेक्स्ट जेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट जेस लेना है एंड सेकंड प्रॉप आपको पास करना है क्या, एस एस आर विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। ओके, या फॉल्स कर दोगे, देन अब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एरर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि आपने बता दिया कि भाई ये मेरा एस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, इसको इंपोर्ट करो अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर देखो विच टाइम के लिए कभी कभी डेटा नहीं आता है। ठीक है, ये देखना बस। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया कि लेजी, सस्पेंस, डायनामिक, इंपोर्ट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं ये हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन जो आप में खुद में ही क्या करते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं, कैसा एज अ फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन में वर्क करते हैं। ये हाई ऑर्डर फंक्शन यही होते हैं।
एंड एसएलआर का मतलब क्या हुआ, सर्वर साइड रेंडरिंग का पार्ट नहीं है भाई, बस क्या करो इसको सिंपल हमें डालना है, तो ये काम ये कर रहा है। ठीक है, ये आप कुछ कंडीशन लगाओगे, जैसे कि आपको कोई मार्कडाउन एडिटर इनबिल्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, लाइक आपको कोई भी ऐसी लाइब्रेरी यूज करनी है जो डेप्रिकेट हो चुकी है या फिर कुछ अलग तरीके से उसको यूज करना, तो इसके लिए आप डायनेमिक का यूज करोगे। बट लेजी और सस्पेंस का यूज कहाँ करोगे, जब आपको कोई एपीआई कॉल करा रहे हो, लाइक कुछ टाइम ले रहा है वो, उसके लिए बेसिकली पहले क्या होता है, अगर आप कोई डेट कंपोनेंट लगाते हो, लाइक आपने ये लिख दिया न्यू डेट डॉट गेट टू लोकल, लिख दिया आपने लोकल डेट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रेशन का एरर मिलता था हमें, बट अभी नहीं मिलता वो एरर, पहले मिलता था। तो अगर मैं इसको लिख दूं तब भी मुझे क्या डेटा मिलता है अभी, अभी देखो डेटा मिल रहा है मेरे को। बट ये कुछ टाइम पहले एक एरर देता था, क्यों देता था, क्योंकि ये न्यू डेट था ना, कुछ टाइम लेता था फैच होने में। बट अब क्या है, जो नेक्स्ट डे जो अपना रिलीज हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा फास्टेबिलिटी आई है, जिससे क्या ये एरर्स जो है कम हो रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कस्टम 404 पेज की। अभी 404 पेज है क्या, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पर अगर स्लैश पे कुछ भी मैं पेज हिट करता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता मेरे केस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अभी देखोगे तो यहाँ मिलता है मेरे को एक डिफॉल्ट 404 पेज, जो क्या मुझे नेक्स्ट प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले पेज को क्या करना है, मेरे को चेंज करना है किसमें, अपने खुद के कस्टम पेज में, जिसमें मेरी खुद की स्टाइल होगा, मेरा खुद का टेक्स्ट होगा, मेरा खुद का रिकमेंडेशन होंगे, मेरा खुद का बटन होगा। तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप क्या, एक पेज बनाओ किसके अंदर, ऐप के अंदर, वो क्या होगा, नॉट फाउंड डॉट टी एस एक्स। ठीक है, अब ये नॉट फाउंड ना, आपको यही फाइल लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फाइल्स है ना, आपको यही लिखने तभी वर्क करेंगे। आपको लिखना सिंपल सा आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, एंड आपको सिंपल सा एरर कंपोनेंट या फिर एरर पेज कुछ भी रख लो, जो आप यहाँ लिख रहे हो ना वो चीज आपको यहाँ पे भी लिखना है, बिकॉज क्यों, इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करना है जिससे कोई यूज भी कर पाए इसको। ठीक है, यहाँ लिख दो क्या H1 404 नॉट फॉर्म, ऐसे लिखा मैंने। ये मेरा कस्टम पेज है, इसको मैं अच्छी तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसमें इमेज लगा सकता हूँ, बटन्स लगा सकता हूँ, और थोड़ा एनिमेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। बट अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज अभी हम लॉजिक पर वर्क कर रहे हैं कि लॉजिक कैसे काम करता है अपना। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं बोल रहा, नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं, तो रिफ्रेश करो भाई, तो रिफ्रेश किया तो नॉट फाउंड नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा भाई, एरर कंपोनेंट डिफॉल्ट, सेव किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो तो मेरे को 404 का कस्टम पेज मिल रहा है, ये मेरा कस्टम पेज है, चाहे मैं किसी भी तरीके का बना सकता हूँ। अब एरर ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलेगा, एक एरर मिलता है 500 का, जो आपका होता है 500 होता है, जो का बैड रिक्वेस्ट होता है, जिसमें मान लो आपको कोई सर्वर फेल हो जाता है, तो उस टाइम के लिए आप उसको देख सकते हो, उसको भी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपको अबाउट के अंदर या फिर किसी भी ऐप के अंदर सबसे महत्व होता है आपका एनवायरमेंट वेरिएबल्स का। ठीक है, तो आपको बता दूं कि नेक्स्ट जेएस के अंदर खुद फैसिलिटी है कि आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स सेट करते हो। ठीक है, तो आपको आना किसमें, नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट कॉन्फ़िग, एक की मिलेगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको डिफाइन करना है क्या, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सेफ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे ग्लोबली काम करते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं इसके अंदर को डिफाइन कर दूं क्या, बैक लाइक मान लो मेरे पास कुछ दिया हुआ नेम विच इज कृष्णा, इसको मैं चाहता हूँ एक्सेस करना अपने फ्रंट एंड पे, ये अपना बैक एंड पार्ट है, मान लो एक बैक एंड पार्ट है जहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, इन वेरिएबल्स को मुझे एक्सेस करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में। ये काम कहाँ आते हैं, ये काम आते हैं आपको सेफ काम करने के लिए। Like आपका जैसे कि आप गेटअप पे इसको काम करते हो, गेटअप पे इसको पुश नहीं करते, इस फाइल को पुश करोगे, बट बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी अदर फ्रेमवर्क में जाओगे तो वहां मिलता है आपको डॉट ई एन वी लोकल, डॉट ई एन वी प्रोडक्शन एंड डॉट ई एन वी मोड, ऐसे मिलते हैं। बट यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि आप नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉट ई एन वी डॉट लोकल काम नहीं करता, वो भी काम करता है। ठीक है, वो भी काम करता है, बस प्रीफिक्स लगाना होता है क्या, नेक्स्ट ऐप, नेक्स्ट ऐप, नेक्स्ट पब्लिक ऐप, ऐसा कुछ प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, उससे भी वो काम करता है। बट यहाँ पे कुछ फैसिलिटी दी है कि एनुअल वैल्यूज को आप सेट कर सकते हो। अभी जाओगे कि इसमें पेज के अंदर चलते हैं सिंपल सा, एंड इसके अंदर देखते हैं क्या एक काम करता है, तो आपको लिखना है क्या, सिंपल सा प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नेम। अब ये नेम कहाँ से आ रहा है, नेम आ रहा है मेरा यहाँ से, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जी एस से। एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आपका कभी भी एनवायरमेंट वैल्यूज का कभी सजेशन नहीं मिलता है, कि अगर आप सोच रहे हो कि एनवायरमेंट वैल्यूज सजेशन मिलेगा, तो नहीं मिलता है। जो डिफाइंड होता है ना उनको सजेशन मिल जाएगा, बट इनका कभी नहीं मिलेगा। बट आपका डेटा आ जाएगा, डेटा देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा तब दिखेगा, मैं यहाँ पे हमारा 44 पेज दिख रहा है। अब इस पे हिट किया आपने तो एक बार कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल देखते हैं क्या कंपाइल हो रहा है। तो इसने कंपाइल किया, रिट्राई कर रहा है 1 2 3 1, सो अभी कंपाइल ही हो रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा। तो इट्स कंपाइल,
एंड अब देखोगे तो यहाँ पर मेरे को कृष्णा मिल जाएगा, यहाँ पर जो मेरे को मिल रहा है, ये एनुअल वेल्स का फायदा है। ठीक है, तो आई होप को समझा कि एनुअल वेल्स को कैसे गेट किया जाता है। तो कोई यहाँ पे देखो ना, अभी आईडी नेम ईमेल थोड़ा टाइम लिया था, बिकॉज थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मालूम पड़ रहा है कि कैसे अपना यूआई रेंडर होता है। एक ट्री होता है, पूरा ट्री के अंदर इसको क्या पैच किया जाता है। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इमेज कंपोनेंट के बारे में। आपने बाय डिफॉल्ट यूज किया होगा रिएक्ट के अंदर क्या, इमेज टैग का। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें इमेज का यूज करते हो, लाइक आपने लिखा यहाँ पर सिंपल IMG लिखते हो, लाइक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, IMG टैग स्लैश लिखा, कुछ इमेज लाते हैं अच्छी सी, स्टार से लिखा मैंने, लाइक लाते हैं इमेज, चलते हैं पिक्साबे पे। पिक्साबे क्या, बिल्कुल आपका इमेज का स्टोर है जहाँ पर आप इमेज को गेट करो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे मना नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका यूज करूंगा, बट अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इस वजह से कोई दिक्कत दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इमेज कॉपी कर लेते हैं। तो मैं ऑल की लेता हूँ क्योंकि ऑल अच्छा लगता है मेरे को। एंड अभी लेते हैं क्या, कॉपी इमेज एड्रेस करना था, ना कि मुझे कॉपी इमेज करना था। एंड इसको हिट करना है मेरे को। इसको हिट करने के बाद अब लिखना है क्या, ऑल देखते हो आप। ठीक है, अभी इसको हिट करते हो, देखते हो क्या आता है। तो आपने लिखना है यहाँ पर, एंड चेक करते हैं क्या आता है। मैं रिफ्रेश हुआ तो हमें आ चुका है। इसको अगर हम देखें तो सिंपल हमें क्या दिखता है, इंस्पेक्ट में इमेज टैग के अंदर एक इमेज का सोर्स दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, कि कोई नया नहीं है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर दिखा आपको। बट जब आप यूज करते हो किसका, इसका किसका, IMAGE का, ये क्या आपका एक कंपोनेंट है नेक्स्ट इमेज नाम से। इसके अंदर कुछ आपको देने पड़ेगा, क्या ऑल्ट देना पड़ेगा कि इसका ऑल्ट की क्या है, देन देना पड़ेगा क्या विड्थ की, तो विड्थ दे दें 1000, एंड हाइट दे दें क्या 1000। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, बट मैं अभी इसको देता हूँ। एंड ऑल्ट में डाल दे क्या पिक्चर। तो यहाँ पर क्या मिलता है, एरर मिलेगा, तो एरर को सॉल्व कर लेंगे पहले ही। तो मैं एरर बताऊंगा आपको, बट अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, इससे मुझे एरर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डोमेन्स में आना है, यहाँ पर देखना इमेज, क्या देना पड़ेगा क्या डोमेन्स। डोमेन का एक एरे होगा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट से आपके इमेजेस हो सकते हैं। आपको सिंपल देखोगे तो यहाँ पर सेव किया इसको, एंड अब इस पे आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। आपने वहां पे देखा सिंगल इमेज टैग, जहां पर आप देख रहे थे लाइक एक सिंपल एड ऑल दे दोगे, वेट दे दोगे, हाइट दे दोगे, बट आपने जितनी प्रॉपर्टीज अब दिए, उन प्रॉपर्टीज को मिलाकर जितनी आपको ऐप मिलेगा वो चीज देखते हैं। तो एक बार ये रिफ्रेश हो जाए अच्छी तरीके से, एंड इट्स कंपाइल। कंपाइल ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज मेरे में लेता है, तो कंपाइल हो चुका है। अभी देखोगे तो यहाँ पर हमें इमेज मिल गई। देखो इमेज, देखो यहाँ पर इमेज के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज ऐड हुई हैं, और अब जो इमेज का था ना वो यूआरएल भी चेंज हो गया। देखो यूआरएल क्या है आपका, इमेज लिखा जो आपका था ओल्ड पिक्चर। ठीक है, जो हमने लिखा, हमने क्या लिखा था, हमने क्या लिखा है इसमें, लिखा है हमने पिक्चर, जो पिक्चर ही आ रहा है, सही बात है। देन देखोगे विड्थ 1000, हाइट 1000, अच्छी बात है। लोडिंग देखोगे तो ऑटोमेटिक एक प्रॉपर्टी ऐड होगी, लोडिंग स्टाइल ऐड हो गई है, डेटा ING ऐड हो गया है, डिकोडिंग ऐड हो गई है, एंड देखोगे SRC सेट को। तो यहाँ पर इमेज का यूआरएल चेंज हो गया, जिसमें यूआरएल दिखा रहा है आपका HTTP 3000 से रिलेटेड दिखा रहा है, जिसमें भी यूआरएल पूरा नहीं है आपका। ओके, तो इमेज कंपोनेंट का काफी ज्यादा फायदा होता है। आपकी अगर वेबसाइट बना रहे हो तो इमेज कंपोनेंट का यूज करें, क्योंकि ये आपकी जो इमेज है ना उसको आपको बहुत अच्छी तरीके देता है कि आप इमेज को पूरा एक्सप्लोर कर पाओ। जैसे कि इमेज को मान लो कि आपको क्वालिटी इमेज है, तो उस क्वालिटी को बनाए रखना है, घटाना है कि कम करना है, कि क्या करना है, वो काम आप इमेज कंपोनेंट तरफ से बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अंदर कुछ प्रॉप मिल जाता है, लाइक ईगर, लोडिंग, ऐसा कुछ मिल जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लोडिंग। इसके अंदर देखोगे तो आपको मिलता है ईगर एंड लेजी, यानी कि आराम आराम से, ईगर यानी जल्दी जल्दी से। इस तरीके से आप इमेज कंपोनेंट यूज कर सकते हो, बहुत इजी। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि हम ऐप डायरेक्ट के अंदर कितने फीचर्स हैं। अभी फीचर्स और भी हैं, तो मैं आपको अभी पूरा नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड मजा किरकिरा हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही, लाइक 2 डेज पहले ही, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने पूरा फुल स्टैक ऐप क्रिएट करके दिखाया था Next.js 14 की मदद से। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बैक एंड फ्रंट एंड का यूज करते हैं अपनी Next.js के अंदर। सो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस। एंड गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।